शुभ वंदन बच्चों। आपका हिंदी सागर में पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में कृतिका पाठ्य पुस्तक का जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य रचना है। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य कथा है। इसमें यह दर्शाया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करती है और सत्ता से जुड़े लोगों की गुलाम मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर शासन में खलबली क्यों थी? इसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। दोनों ही प्रश्न पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। इसका उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा और विदेशी मोह को दर्शाती है। सरकारी तंत्र की सरकारी तंत्र की लापरवाही का भी यहाँ वर्णन किया गया है। सरकारी तंत्र तभी होश में आता है जब बात गंभीर हो जाती है। वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से ना निभाते हुए समस्या को मीटिंग के हवाले छोड़ देते हैं। अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभाते। वह जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालते रहते हैं, जिससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सलाह मशवरा तो ऊंचे पैमाने पर की जाते हैं, पर समस्या को सुलझा नहीं पाते। वे अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढने के स्थान पर जंग लगी फाइलों का सहारा लेते हैं, परंतु इन फाइलों की इतनी बेकदरी होती है कि वे बर्बाद हो जाती हैं। या तो उन्हें चूहे कुतर जाते हैं या दीमक लग जाती है। तो समझ आ गया होगा आपका ये प्रश्न का उत्तर कि सरकारी तंत्र किस तरह से गुलाम मानसिकता का शिकार है और काम से काम नहीं करना चाहता है जब तक कि एक निश्चित अवधि उन्हें ना मिल जाए। जब एक निश्चित समय मिल जाता है कि इस समय तक आपको काम पूरा करके ही देना है, तो आनन फानन में उल्टा सीधा काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ का दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? दर्जी क्यों परेशान था रानी का? सुनिए उत्तर। रानी के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उसे यह भी ध्यान रखना था कि रानी की इज्जत में किसी तरह की कोई कमी न आए। रानी की आन बान के साथ उसकी जीविका भी जुड़ी हुई थी। रानी स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों के दौरे पर जा रही थी। रानी की वेशभूषा में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए दर्जी की परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्यों परेशान था रानी का दर्जी? इसलिए परेशान था क्योंकि वो उनकी पोशाकें तैयार करता था और रानी अलग अलग देशों के दौरे पर जाने वाली थी। उन जगह पर, उन देशों के दौरे पर जाते समय रानी वहीं की वेशभूषा, वहीं की संस्कृति के अनुरूप पहनना चाहती थी। तो इसलिए दर्जी को ऐसी वेशभूषा तैयार करनी थी जिसमें रानी की आन बान दिखाई दे, जिससे रानी का व्यक्तित्व स्पष्ट हो। तो इसलिए रानी का दर्जी परेशान था कि कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए। और अगली प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? देखिए, रानी आ रही थी तो इसलिए नई दिल्ली जो है वो एकदम से चमकने लगी। क्या काया पलट हुई इस समय, ये सुनिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सरकारी इमारतों को रंगा तथा सजाया संवारा गया होगा। नंबर 2, सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक स्थलों को साफ सुथरा किया गया होगा। नंबर 3, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की गई होगी, यानी कि लाइटों को सुधार दिया गया होगा। नंबर 4, जगह जगह सुरक्षा के प्रबंध किए गए होंगे। नंबर 5, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करवा दी गई होगी। नंबर 6, राजपथ पर पेड़ पौधे लगाए गए होंगे तथा बाग बगीचों में हरियाली के प्रबंध किए गए होंगे। देखिए, नई दिल्ली को सजाने के लिए ये सब प्रबंध किए गए होंगे।
अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आप देखते हैं ना कि जो भी बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति होता है, जिसकी जो चर्चाओं में होता है, उसके उसके खान पान को, उसके पहनावे को अखबारों में छाप दिया जाता है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए, इस प्रकार की पत्रकारिता से ज्ञानवर्धन नहीं होता, केवल मनोरंजन होता है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतें आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। यह स्वाभाविक भी है, फिर भी इन्हें मुख्य पृष्ठ पर न छापकर मनोरंजन वाले पृष्ठ पर ही छापना चाहिए। ठीक है। होता क्या है, अखबार वाले पहले पहले मतलब इनको अखबार वाले क्या करते थे कि मुख्य पृष्ठ पर जो है वो जो चर्चित हस्तियां होती हैं, एक्टर्स होते हैं और बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी उनके बारे में पूरा का पूरा छाप देते हैं। जैसे कि उनका खान पान छाप देंगे, उनका पहनावा छाप देंगे, उन्हें क्या क्या चीज पसंद है उसके बारे में छाप देंगे। तो ये सब कुछ जो है वो किसके लिए करते हैं, अपने अखबारों को सुर्खियों में लाने के लिए, जिससे उनकी अखबार जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अखबारों में अलग से पृष्ठ दिया होता है, तो मुख्य पृष्ठ पर मुख्य खबर ही छपनी चाहिए। आगे है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। देखिए, युवा लोग जो है इससे बड़े प्रभावित होते हैं। अभी शाहरुख खान एक फटी हुई जींस पहनकर आ जाए, तो लोग बाग जो है उसी की नकल उतारना चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही पहनेंगे, जैसा चलन में चल भी रहा है। तो युवा वर्ग को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। देखिए, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डालती है। आम जनता भोली भाली तथा सादा जीवन व्यतीत करती है। इस तरह की पत्रकारिता से युवा वर्ग पढ़ाई से विमुख होकर फैशन में रुचि लेने लगता है। वह प्रदर्शन की भावना को अधिक महत्व देने लगता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। युवा वर्ग इन चर्चित हस्तियों की तरह वेशभूषा व खानपान अपनाना चाहता है, वैसा ही दिखावटी जीवन जीना चाहता है, और जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती तो वह गलत राह पर चलने लगता है। तो इस तरह से युवा वर्ग इनके अखबारों से बहुत ज्यादा भटक भी सकता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, यत्न मतलब प्रयत्न किए, या फिर मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। क्या आपकी दृष्टि में उसके द्वारा किए गए प्रयास उचित थे? यदि आप होते तो क्या करते? देखिए, मूर्तिकार ने सर्वप्रथम यह जानना चाहा कि लाठ कब तथा कहाँ बनी, इसे बनाने में पत्थर कहाँ से लाया गया। इसके लिए सरकारी फाइलों की भी छानबीन की गई। मूर्तिकार पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, पर उसे वैसा पत्थर कहीं नहीं मिला। फिर उसने अपने देश के नेताओं की में मूर्तियों में से वह नाक उतारने का सुझाव दिया जो पंचम की नाक पर फिट आ जाए, लेकिन सभी नाकें पंचम की नाक से बड़ी निकली। यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक का भी पंचम की नाक भी पंचम की नाक से बड़ी निकली, मतलब बच्चों की नाक भी पंचम की नाक से बड़ी थी। यह काम जब काम नहीं बना तो एक भारतीय की जिंदा नाक लगाने का सुझाव मूर्तिकार ने दे दिया। समझ में आया आपको ये प्रश्न? अगला प्रश्न है, नाक मान प्रतिष्ठा नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, अथवा जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या क्या व्यंग्य किए हैं। व्यंग मतलब ताने। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक थी। सच्चे देशवासियों ने कभी भी जॉर्ज पंचम की नीतियों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकारी अफसर अपना मान सम्मान को भुलाकर रानी के आगमन की तैयारी में जुट गए।
जबकि अंग्रेजी शासक का मान सम्मान भारतीय नेताओं, यहाँ तक कि बलिदानी बच्चों से भी अधिक न था, कम ही था। उनकी नाक भारतीय नेताओं की नाक से भी छोटी थी, फिर भी सरकारी अफसर उनकी नाक बचाने के लिए लगे रहे और इस कार्य में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता के आत्मसम्मान और करारी आत्मसम्मान पर करारी चोट है। ऐसा करना उनकी गुलाम मानसिकता का द्योतक है। आई समझ में बेटा कि सरकारी तंत्र ने किस तरह एक अपनी नाक बचाने के लिए एक की नाक जो है वो बलिदान कर दी। और सरकारी तंत्र जिन अंग्रेजी शासकों ने हम पर इतने दिनों तक राज किया, हम पर अत्याचार किए, उनकी नाक की परवाह हमारी सरकारी तंत्र को लगी हुई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो सुनिए इसका आंसर। इस बात के माध्यम से लेखक यह संकेत देना चाहता है कि भारतीय नेताओं व बलिदानी बच्चों का मान सम्मान व प्रतिष्ठा अंग्रेजी शासक ज- जॉर्ज पंचम से कहीं बढ़कर है। जॉर्ज पंचम प्रतिष्ठा के मामले में भारतीयों से बहुत पीछे हैं और ये सरकारी लोग उनकी नाक लगाने के पीछे पड़े थे। अगला प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? देखिए अखबारों ने कैसे उसको प्रस्तुत किया था। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया, वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नई नाक लग गई। जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। समझ आया आपको कैसे अखबारों ने कैसे निकाला था? अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो देखिए, इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आजाद भारत में सब कुछ था, पर गुलाम मानसिकता के कारण सरकारी अधिकारियों में आत्मसम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम ने भारत तथा भारतीयों जॉर्ज नहीं कहना चाहता है कि जॉर्ज पंचम ने भारत तथा भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि उन पर अत्याचार और जुल्म ही किए थे। फिर भी भारतीय अधिकारी अपने आत्मसम्मान को भूलकर उसकी मूर्ति की नाक लगाने में जुटे थे। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? चुप से मतलब है अखबार का चुप होना, मतलब उन्होंने कोई भी समारोह का फोटो नहीं छापा था, कोई भी शुभ सूचना उस दिन अखबारों में नहीं थी, इसलिए कहा गया है कि अखबार चुप थे उस दिन। पुरानी खबरें ही उस दिन अखबारों में छपी थी। कि सरकार ने सारा कार्य गुप्त रूप से किया, अपनी खामियों को अखबार तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक विदेशी बुत के लिए भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। सरकारी तंत्र ने अपनी नाक बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की जीवित नाक लगा दी। वे चुप रहकर अपना दुख और विरोध प्रकट कर रहे थे। समझ आ गया अखबार क्यों चुप थे? इसलिए चुप थे क्योंकि सरकारी तंत्र ने एक भारतीय की 40 करोड़ लोगों में से एक भारतीय की जिंदा नाक उस बुत को लगा दी थी। एक ऐसे बुत को लगा दी थी जिसने हमारे ऊपर बहुत साल तक राज किया था और बहुत अत्याचार हमारे भारतीयों को दिए थे। तो ये था आज का प्रश्नोत्तर जॉर्ज पंचम की नाक के। अगर आपको मेरे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।